हेलो बच्चों, देखो प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने क्या डिस्कशन ले लिया था। प्रीवियस लेक्चर तक हमने पोटेंशियल को पढ़ लिया था। ठीक है, पोटेंशियल हमने कवर कर लिया था कि जब कभी मुझे पोटेंशियल को फाइंड आउट करना होता है तो पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल एक काम करना है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेट करने से उसका पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कुछ चीजों के डिस्कशन में ध्यान रखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी हम एक्चुअल में नहीं डिसाइड करते, हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। देखो उसमें कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे एक चीज हमने पढ़ी है ये कि अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम क्या करते हैं, वर्ड्स यूज कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी stored as potential energy of the system। यानी जब हम किसी सिस्टम पे काम करते हैं, किसी सिस्टम पे जब हम वर्क करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, देखो एक चीज पहले से हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी और वर्क आपस में लिंक होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को समझते थे कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होगी। तो मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर आपने वर्क डन निकाल लिया तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का? देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो इसका मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनना कि जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आते हैं। ठीक है, जैसे चलो इसको हम ग्रेविटेशन पे लेकर के चलते हैं। तो ग्रेविटेशन में आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी G m1m2/r। उस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे कर सकते हो? मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर उठाया फिर वो अपने आप नीचे गिरा, तो इन सभी में पोटेंशियल एनर्जीज का चेंज होता है। जैसे मैं क्या सोचूं कि मान लो एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, तो अपने आप तो गिरा नहीं, सॉरी ये हमने तो कुछ किया नहीं, ये तो अपने आप ही नीचे गिर गया। अपने आप नीचे गिरा तो इसमें काम कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा था? नीचे। और उसने बॉडी को कहां डिस्प्लेस किया? नीचे। अब जरा देखो तो इसकी इनिशियल अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती? mgh, सरफेस के बहुत पास में। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती? 0। जरा देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? फाइनल माइनस इनिशियल करिए, कितना आया? mgh विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस बॉडी को खींचने वाला कौन था? ग्रेविटी। वो कितने फोर्स से खींच रही होती? mg, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ h। ठीक है, तो वर्क डन ग्रेविटी का देखो कितना आया? वर्क डन आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन लिखें ग्रेविटी का तो ग्रेविटी का वर्क डन लिखोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी mg इंटू h। तो वर्क डन बाय, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलो एक बार समझा देता हूं कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वैसे पता होना चाहिए था। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया? mgh। बस उसमें एक नेगेटिव साइन पुट कीजिए, देखिए दोनों साइड इक्वल आ गए। यानी ये ध्यान रखना है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल आती है। ठीक है, ये मैंने ग्रेविटेशन की हेल्प से समझाया कि थोड़ा बहुत आप ग्रेविटेशन के साथ फैमिलियर है। अब इसी चीज को मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करना है। ठीक है, देखो एक बार मैं कंजर्वेटिव फोर्स आपको समझा देता हूं, ये हटा दे रहा हूं पूरी चीजें। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जब हम किसी सिस्टम का वर्क निकाल, जैसे हम कहीं भी वर्क कैलकुलेट करें, अगर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल
and final point. If amount of work done depends on initial and final point, means does not depends on path followed. वो पाथ जो फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, इनिशियल से लेकर के जब हम फाइनल का वर्क निकाल रहे हैं तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे अगर वर्क डिपेंड करता है तो ऐसे फोर्सेस को या फिर उस जिस फील्ड के अगेंस्ट या फिर जिस फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे थे ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे इसके एग्जांपल में आप 3 याद रख सकते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव होता है। एक आगे डिस्कस करोगे मैग्नेटिक फोर्सेस, तो मैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, सेम चीज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो ऐसा लिखा जा सकता है U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो, ये चीज तो हमेशा सही रहेगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आता। ये कब सही होगा जरा उसको चेक करते हैं। देखो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना होगा। मैं पूरा मिटा रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा लिखा क्यों था। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चलो डिस्कस करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम वो ये कहती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम में कहा जाता था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कि मैं क्या करूं कि एक ही सिस्टम पे 5, 6, 10 फोर्स, 20 फोर्स लग रहे हैं, तो मैं क्या करूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी जितने फोर्सेस है सबकी वजह से वर्क डन निकाल लूं, अमाउंट जितना आ रहा है उसको साइन के साथ में, मतलब वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, और उसको जोड़ दें। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही सेम चीज हमने पढ़ रखी है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के, उसके बराबर होती है। अच्छा, अब जरा सोचते हैं कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन करना तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो याद है क्या, ऐसा पढ़ते थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। सपोज करो यहां पर चार्ज है Q, ये वाला चार्ज है Q0 और ये रखा गया है एट इनफाइनाइट पे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहां से उठा करके यहां पर रखा, ये डिस्टेंस हो गई मान लो R। ठीक है, तो देखो उसमें चीजें क्या क्या होंगी, काम इसी में करना है, थोड़ा सा इसी को आगे लॉजिकली एक्सप्लेन करना होगा। दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी इस डायरेक्शन में मैं लिखता हूं F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस साइड में लगेगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये अपने आप तो यहां से यहां तक आएगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और मैं जो फोर्स लगाऊंगा उसको लिखा जाएगा F एक्सटर्नल। ठीक, जरा देखो ऐसे चेक करो, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है। ओके, इसमें कुछ चीजें बताई थी बेटा, इसमें बताया गया था द प्रोसेस इज वेरी स्लो, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आता हूं तो इसमें जो प्रोसेस होना चाहिए वो बहुत स्लो होना चाहिए। पहली चीज ध्यान रखना है, प्रोसेस इज वेरी स्लो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट लगा सके, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये लगा सको, इसलिए इसको लिख रहा हूं द प्रोसेस इज वेरी स्लो। कैसे, वो देखिए, एक्चुअल में इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना,
यहां पर वर्क डन किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। लेकिन मुझे ये लिखना है, तो ये लिख कब सकते हैं, इसको ध्यान से समझना, ये तब लिख सकते हैं जब ये प्रोसेस बहुत स्लो हो। अब जरा देखो इस सिस्टम में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, 2। अब क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यानी यहां पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं। तो पहला मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला, प्रोसेस जो बहुत स्लो है, उसकी वेलोसिटी तो हम बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। इसलिए मैं ये लिख सकता हूं कि u फाइनल माइनस u इनिशियल जो होगा वो एक्सटर्नल, जैसे वर्क डन के बराबर आएगा। क्यों, यहां से क्या आया बेटा, देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये चीज यहां डाल के देखिए, ध्यान रहे बेटा, ये चीज ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, ये हमेशा सही होगी, ये कभी गलत नहीं हुआ, ये चीज ऑलवेज ट्रू हुआ। लेकिन ये कब लगा सकते हैं, ये तब लगा सकते हो जब हमारा प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट, ठीक है। यहां से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। 2 कॉन्सेप्ट है, एक तरीका ये है कि मैं इसका वर्क डन निकाल दूं, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक तरीका ये है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल दो, तो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। एक और मेथड है, एक मेथड है कि यूजिंग पोटेंशियल, आप पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर करके इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसको, पहला मैं ये कराता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाला, ये कॉन्सेप्ट कराता है, फिर हम मेथड नंबर 2 कर लेंगे पोटेंशियल का। ध्यान रहे बेटा, प्रोसेस बहुत स्लो है तो ही मैं यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लगा पा रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब चलिए जरा चेक करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो इधर है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर है। अब बोल रहा हूं प्रोसेस बहुत स्लो है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, यानी नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0, यानी नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0, यानी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर ही आएगा, लेकिन दोनों में क्या होगा, डायरेक्शन का तो बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। चलिए मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही है, लगाओ वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, हम फोर्स क्या लिखे, देखो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा, जैसे जैसे देखो ये पास में आता जाएगा, डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी, यानी फोर्स बढ़ता जाएगा। तो आपका फोर्स जो है वो हर एक पॉइंट पे वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे वेरिएबल है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे जा करके dx की स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, इस dx स्ट्रिप के लिए स्टडी करिए, सिर्फ क्या कीजिए, इस dx स्ट्रिप के लिए स्टडी करिए, इसका वर्क डन निकालिए और उसको इनिशियल से लेकर के फाइनल तक इंटीग्रेट करिए। मतलब मुझे लिखना पड़ेगा पहले छोटा सा वर्क, छोटा सा वर्क है तो फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। चलो आगे बढ़ाते हैं, फोर्स यहां पर आ गया ना चार्ज, चलो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, ध्यान से सुनना, ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहा हूं। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू तो ये आई, इसमें एक माइनस साइन रखूंगा। देखो क्या किया जाता है, वही फोर्स रखा जाता है जिसका वर्क डन निकालना है। अगर मान लो मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, तो मुझे ये फोर्स भी कौन सा डालना होगा, एक्सटर्नल ही तो डालूंगा, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर है, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने, dx, और क्या करना होगा, उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट। तो इनिशियल कितना है, इनफाइनाइट, फाइनल कितना है, मान लो ये डिस्टेंस r,
तो ये इनफाइनाइट से लेकर के क्या तक करना पड़ेगा, आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैल्यूज जरा लिखिए, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट का इंटीग्रेशन से बाहर 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। ठीक है, एक नेगेटिव साइन पहले से था और ये हो जाएगा आर से लेकर के इनफाइनाइट। एक स्टेप लिख देता हूं फटाफट, नेगेटिव आपस में कंपनसेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आया के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। ये क्या निकल करके आ रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकल के आया। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था अभी अभी, इसके पहले का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, उसमें ये डिस्कशन लिया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होती है, वो क्या होती है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, तो लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखो पहले से इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट, पहले से बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट थी, तो आप एक काम करिए जरा आर की वैल्यू इनफाइनाइट डालिए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी मिल जाएगी, 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आया, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। ये समझ में आया। एक्चुअल में हमें डिस्कशन क्या हम लेके चल रहे थे, हम डिस्कशन लेके चल रहे थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट लगा दिया कि हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा, तो उसमें क्या हुआ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और आप देख सकते हैं, चलो मैं आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता हूं। अब एक काम करते हैं, आपने ये वाला मेथड देख लिया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कहोगे सर ये वाला चेक करके दिखाओ, ये पता नहीं ये सही है या गलत है, ये भी तो सही आना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एक और तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। ओके, मान लो एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये फिक्स्ड है। ओके, यहां पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज था, सपोज कीजिए क्यू नॉट। ओके, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी r, दोनों में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से ये वाला चार्ज जो है ये भागते 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 मान लो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r2। यार देखो अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को मैं डिफाइन कर रहा हूं, कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या कह रहा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए, चेक करने के लिए करा रहा हूं ये सही है या गलत है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। लेकिन चलो चेक करते हैं ये सही भी है या नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये पार्टिकल यहां तक पहुंचा कैसे, किसने काम किया, तो ऑब्वियस यहां पर जो वर्क कर रहा है ये वर्क हो रहा है बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन कौन कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। यहां पर वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा जरा देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे होगा क्या, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी ही होगी क्या, यानी उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, cos 0 हो जाएगा। चलिए जरा छोटा सा वर्क लिखते हैं, छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू, वैसे ही x डिस्टेंस पे जाकर के dx की स्ट्रिप काट लिया, तो k q नॉट, x डिस्टेंस पे जाकर के dx की स्ट्रिप काट ली और इसी को इंटीग्रेट कर देना है, k q1 q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। पहले से वो पार्टिकल कहां पर रखा हुआ था, पहले से वो पार्टिकल रखा हुआ था r1 पे, फिर कहां पर पहुंच गया, r2 पर। तो जरा देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, यहां से लिखिए बेटा के क्यू नॉट लगा दो, ये हो जाएगा -1 बाई आर, -1 बाई एक्स, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक, r1 से लेकर के r2, ठीक है। चलो डाल दो इसमें, ये हो जाएगा के क्यू नॉट
अब ये हो जाएगा R2 माइनस R1, क्योंकि नेगेटिव साइन में कंपनसेट कर रहा हूं। R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R2, नेगेटिव साइन कंपनसेट करोगे, जैसे लिखोगे ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर एक नेगेटिव साइन जैसे लगोगे तो अंदर की चीजें चेंज हो जाएगी, अंदर का साइन बदल जाएगा। ये देखते हैं कुछ, ये वर्क डन आया किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है क्या? क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आना चाहिए था? चलो देख लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आ रहा है कि नहीं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो के Q नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना रहता R1। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जरा लिखना, के Q नॉट डिवाइडेड बाई R2। जरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू के Q नॉट। अब फाइनल माइनस इनिशियल है तो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। जरा ध्यान से देखना, ये क्या आया था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आया था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स, और ये क्या आई है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो सेटिस्फाई हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब हमने निकाला तो वो आया कि Q1 Q2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, और हमने वर्क डन निकाला तो यह आया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। जरा साइन लगा के देखिए एक बार, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो होता है वर्क डन बाय जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है वो विद अ नेगेटिव साइन। और अगर यही प्रोसेस बहुत स्लो लेकर के चल रहे हैं, अगर इस प्रोसेस को बहुत स्लो लेकर के चलते हैं तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह पर लिखा जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, चलो यहां तक की बातें हमें समझ में आ चुकी। इसका एक और तरीका है, ये सब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी। हाँ बेटा ये ध्यान रखिए, डेरिवेशन नहीं, मैंने सिर्फ समझाया है कि ये चीजें सच में इक्वल होती हैं, आपको ये चीज पुट करके दिखाई है। देखो जरा एक चीज और देखते हैं, एक और मेथड है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो है यूजिंग पोटेंशियल। सेकेंड मेथड जो है वो है यूजिंग पोटेंशियल। देखो कैसे काम करना है, यही था ना, दो चार्ज थे, मान लो ये था Q, ये था Q नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस थी R। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी जो डिराइव की वो कितनी आई, के Q नॉट डिवाइडेड बाई R। चलो देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। मान लो ये पूरा ब्लैंक स्पेस है, मेरे पास खाली जगह है पूरी, ठीक है, यहां पर इनफाइनाइट पे एक चार्ज रखा है Q। सोचो ना, मुझे डाइपोल ही बनाना है, तो मेरे पास दो चार्जेस है, इधर है उस साइड है, तो मैं क्या करूं, उधर से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाकर के यहां पे रखूं, या एक चार्ज यहां पर रखूं, फिर यहां से दूसरा चार्ज लाकर के यहां पर रखूं, तो ये सिस्टम बन गया हमारा। अब देखो जरा इस चार्ज को, मान लो ये पॉइंट है P, यहां पर लाकर के रखना है। ध्यान से सोचिएगा कि इस चार्ज को वहां पर लाकर के रखना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा। देखो ये सिस्टम, मान लो ये चार्ज जो है पहले से रेस्ट पे रहा होगा, इसको मैं वहां तक लेकर के आया, बेटा मुझे अपोज करने वाला ही कोई नहीं है, यानी मुझे इसको यहां से लेकर के यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रहे, वर्क डन बहुत स्लोली करना है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स नहीं आने चाहिए, तो मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर मैं ला रहा हूं ना, मैं इस चार्ज को मैंने पकड़ा, उठा करके लाके यहां पे रखा, तो ये वर्क डन किसका डिस्कशन ले रहे हैं हम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या है, कोई मुझे अपोज करने वाला नहीं है, मैंने इसको क्या किया, जाकर के हल्का सा पुश कर दिया, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा निग्लेजिबल पुश किया, उसके बाद ये क्या हो गया, इसको कुछ स्पीड मिल गई, वो स्पीड चलते 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 यहां तक पहुंच गया। यानी कोई वर्क नहीं करना पड़ा जब इस चार्ज को ला करके रखे। अब ये चार्ज मान लो यहां पर प्लेस्ड हो गया, रख दिया मैंने, इस चार्ज को यहां रख दिया। अब ये वाला चार्ज लाना है, भाई मुझे ये फ्रेम करना है ना, ये बनाना है ना, तो पहले ये चार्ज ला करके रखा।
अब क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं कि एक क्यू नॉट का भी चार्ज है, वो कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, और इसको मुझे क्या करना है, क्यू नॉट चार्ज को r डिस्टेंस पे लाके रखना है। अब देखो क्या होगा, दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज बना है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। अब ये अपने आप नहीं आएगा, यहां से मुझे इसको उठा करके बहुत मेहनत करके ला करके यहां पर रखनी पड़ेगी। यानी पहले वाले चार्ज को ला करके रखने में जो वर्क डन था वो था 0, पहले वाले चार्ज को रखने में, यानी क्यू को रखने में जो चार्ज था वो 0 था। अगर मैं वर्क डन क्यू नॉट का डिस्कस करूं तो ये 0 नहीं होगा, यहां पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल से ही हम इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे पोटेंशियल डिफाइन होता है बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P is defined as work done to bring a unit positive charge from infinite to a point P, और यूनिट चार्ज ना, यही तो पोटेंशियल डिफाइंड होती है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में भी कराया था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, Vp माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट से P। इसके पहले वाले लेक्चर में ये चीज समझाई थी बेटा, कि जैसे मान लो लिखा जाता है पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B, तो क्या लिखा जाता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B पर यूनिट चार्ज हम लिखते हैं। लेकिन ये वर्क डन कर कौन रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, हम ला करके यहां से यहां तक रख रहे हैं। अच्छा, ये वर्क डन है, ये जो वर्क डन है ये किसका है, बाय एक्सटर्नल फोर्स है ना। क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पे हम ये लिख सकते हैं, क्या अभी अभी पढ़ा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, तो इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू, ये लिख सकते हैं। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम यहां पर रख रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, यहां पर हम चीज डिस्कस कर रहे हैं, कई बार बताऊंगा आपको ये चीज, कि यहां पर जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर प्रोसेस बहुत स्लो है तो आराम से आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो डिफाइन करके देखते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाता हूं मैं। ये वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की जगह हमने लिख दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कौन सा पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है, तो फाइनल पॉइंट P माइनस इंफिनिटी पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात, चलो अब देखो इसको लिंक करते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना है, अगर लिखूं पोटेंशियल एट पॉइंट P तो वो होगा बेटा K Q डिवाइडेड बाई R। भाई पोटेंशियल तो इसकी वजह से लिखते हैं, ये तो बहुत छोटा चार्ज होता है तो उसको तो जाने ही देते थे, पोटेंशियल किसी एक चार्ज का डिस्कशन करते थे, तो पोटेंशियल हमने डिस्कस किया तो कितना आ गया, K Q बाई R। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट लिखा जाए तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट अगर लिखूंगा तो उसके लिए आ जाएगा बेटा K Q बाई R, R की जगह पे लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट, और समथिंग ऑफ वन इनफाइनाइट इज 0। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना निकल के आया, K Q बाई R, ठीक है। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट कितना निकल के आया, 0। यहां से क्या मिला, पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी Vp माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट पर यूनिट चार्ज। इसको इधर ट्रांसफर करिए, क्या मिल रहा है देखो तो, K Q नॉट डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इनफिनिटी। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट होता कितना है बेटा, 0। पोटेंशियल एट पॉइंट P आ गया, कितना निकल के आया, K Q नॉट बाई R। यानी आप पोटेंशियल को दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यूजिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आप वर्क डन निकालिए, फिर लगा दीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो वहां से भी आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। उसमें एक पॉइंट को मैं इनफाइनाइट पे रख दूंगा। सिंपल क्या किया था मैंने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला और वो किसके इक्वल लिखा, वर्क डन। अब इसमें मैंने एक पॉइंट को क्या कर दिया, इनफाइनाइट पे रख दिया, तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई।
बी को इनफाइनाइट लिखा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। अब इसका मतलब डायरेक्ट उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। ठीक है, हमें यहाँ मिल गया कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी ए तक के लिए कितनी आनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर भी हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लिया। ठीक है, हम डेफिनेशन कैसे लिख रहे हैं उसको ध्यान से समझना। हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस नहीं करते हैं, हम एक्चुअल में जो डिस्कशन लेते हैं वो डिस्कशन लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, फिर उसी में स्पेशल कंडीशंस डाल करके हम उसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो इससे बेसिस एक क्वेश्चन कराता हूं, वो देखते हैं। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो सब कुछ देखो क्वेश्चन क्या है। अभी तो हमने 2 पॉइंट का डेरिवेशन किया कि मतलब एक चार्ज पहले से ला करके रखा है, दूसरा चार्ज हम वहां पे ला करके रख रहे हैं, तो टोटल मुझे कितना उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो मान लो मुझे ऐसा पूछा गया है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to, क्या मैंने कहा एक, ठीक है ऐसे कर लो, टू मेक अ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज मैं क्या कह रहा हूं कि बताओ, मैं यहां पर एक काम करता हूं कि डिफरेंट चार्जेस का एक कॉन्फ़िगरेशन, एक अरेंजमेंट क्रिएट करता हूं। उस अरेंजमेंट को बनाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा होगा। जैसे मान लो मैं करता हूं कि एक ट्रायंगल बना दिया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, यहां पर चार्ज रखा Q1, यहां पर चार्ज रखा Q2 और यहां पर चार्ज रखा Q3, सारे पॉजिटिव रख दिए। ठीक है, सारे के सारे ऐसे पॉजिटिव रख दिए। अब मैंने कहा कि बताओ इस अरेंजमेंट को बनाने में द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेक एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाने में चार्जेस का कितना वर्क किया गया होगा। तो देखो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, पहले एक तो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, फिर एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लो ए डिस्टेंस की, ये सभी के डिस्टेंस मान लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक, आगे चलिए चेक करते हैं इसमें कैसे मुझे बनाना पड़ा होगा। अब सोचो, स्पेस है, खाली जगह है, कुछ नहीं है। ठीक, चेक करते हैं इसे, खाली जगह है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये Q1 चार्ज ला करके रखना पड़ेगा। देखो ये ब्लैंक स्पेस मेरे पास, सबसे पहले इनफाइनाइट से Q1 चार्ज ला करके रखा। बताओ मुझे Q1 चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। देखो खाली जगह थी, कोई अगेंस्ट में था ही नहीं, तो इनफाइनाइट से जब ला करके मैं इस चार्ज को यहां तक रख रहा हूं तो मुझे कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे अगेंस्ट में कोई है ही नहीं। ठीक, ओके, Q1 के लिए वर्क निकल गया। अब सोचो कि अगर मैं Q2 को ला करके रख रहा हूं तो Q2 पहले से कहां पर है, एंड इनफाइनाइट पे, इसको उठाया और ला करके इस Q1 के साथ ए डिस्टेंस पे रख दिया, तो यहां कितना वर्क करना पड़ा होगा जरा उसको सोचते हैं। चलिए ठीक है, देखो तो जब इस Q2 को यहां पर ला करके रखोगे तो क्या समझाया था बेटा कि जो आपका वर्क डन होगा वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपका वर्क डन होगा। देखो ऐसे एक तरीका और समझ सकते हो कि आपको वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो सिर्फ Q1 की वजह से क्रिएट होगा। ऐसे समझिए, आपको जो वर्क करना पड़ेगा इसको ला करके यहां पर रखना पड़ रहा है, तो यू हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, या फिर कह सकते हो कि Q1 के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में मुझे सिर्फ काम करना पड़ रहा है। तो Q2 को यहां पर ला करके रख रहा हूं, तो यहां जो वर्क निकलेगा वो वर्क होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इनटू चार्ज Q2, इसका वर्क आ गया। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना आया होगा, K Q1 बाई A इंटू Q2, यानी सेकेंड वाले चार्ज को ला करके जो रखना पड़ेगा उसमें इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए
अब क्या करते हैं, मान लो Q3 है वो भी रखा गया है एट इंफिनिटी, उसको यहां ला करके रखना है, और जो Q3 है वो कुछ यहां से भी a डिस्टेंस पर है और यहां से भी a डिस्टेंस पर है, ठीक है, दोनों से a डिस्टेंस पे है। तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो फिर देखो यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज लगा रहा हूं, तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो Q1 की वजह से भी क्रिएट होगा, Q2 की वजह से भी क्रिएट होगा, क्योंकि अब तक आपने Q2 को ला करके वहां पर रख दिया है। तो यहां जो पोटेंशियल बनेगा दैट पोटेंशियल विल बी ड्यू टू Q1 एंड Q2, तो यहां पर लिखना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ये टोटल पोटेंशियल आया, इनटू चार्ज कौन सा मूव कर रहे हैं आप, Q3। तो यहां का वर्क डन लिखो, देखो बेटा यहां का वर्क डन लिख रहा हूं, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना है, K Q1 बाई A प्लस K Q2 बाई A, और उसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया है, Q3, तो हो गया बेटा K Q1 Q3 बाई A प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई A, ये वर्क डन आ गया। ओके, अब मुझे क्या कहा था कि इस सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क कितना आया है, तो ये वर्क डन Q1 का, ये वर्क डन Q2 का, ये वर्क डन Q3 का, तो टोटल वर्क लिखो ना, टोटल वर्क डन कितना आएगा 0 प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A प्लस ये वाला कितना हो जाएगा K Q1 Q3 बाई A प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई A। तो ये तो था आपका एनालाइज करके सॉल्व करने का मेथड, ये एनालिटिकल मेथड था, आपको एक एक चीज को एनालाइज करना है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना, क्या किया जाए, कोई भी जैसे मान लो यहां पर तो 3 चार्जेस थे तो थोड़ा सा लंबा खींचा सॉल्व हो गया, 4 होते 5 होते 6 होते तो आप कैसे निकालते, तो उसके पीछे का एक शॉर्टकट समझ लीजिए, वो कैसे काम करना है, ये पूरा हटा देता हूं। मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल बना रहा हूं ऐसे, ये रेक्टेंगल में ये वाली लेंथ है L, ये वाली है B, यहां पर चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक, ओके, ऐसे सोचना है। अब क्या आप क्या करिए, Q1 को ला करके रखिए, वर्क डन 0, Q2 को रखोगे तो Q1 के अगेंस्ट में करना पड़ेगा, Q3 को रखोगे तो Q1 Q2 दोनों के अगेंस्ट में करना पड़ेगा, और Q4 को रखोगे तो Q3 Q2 Q1 तीनों के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। एनालाइज करके दिखा देता हूं, फटाफट देखो, वर्क डन जब मैं Q1 को रखूंगा तो 0, जब वर्क डन Q2 के लिए रखूंगा तो Q1 पहले से लाकर रखा जा चुका है, इसका वर्क डन लिखोगे तो आएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, इसका वर्क डन कितना आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल किसकी वजह से, तो Q1 की वजह से, क्योंकि अब तक सिर्फ Q1 ला करके मैंने रखा है, तो यहां पर पोटेंशियल किसका लिखा है, Q1, कितना हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाई L इंटू Q2, ठीक है। चलो वर्क डन Q3 को ला करके रखने में, तो Q3 को ला करके रखने में क्या होगा बेटा, अब इसका वर्क डन लिखोगे तो इसका वर्क डन आएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, अब तक 2 चार्जेस ला करके रखे जा चुके हैं, मतलब यहां पर जब पोटेंशियल निकालोगे तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी हो गया, क्या ये डिस्टेंस आपको मिलेगी √L² प्लस B², तो Q1 की वजह से पोटेंशियल लिखो तो K Q1 डिवाइडेड बाई √L² प्लस B², ठीक है। अच्छा Q2 की वजह से पोटेंशियल लिखो तो कितना हो जाएगा KQ बाई B, ये Q2 की वजह से ये पोटेंशियल आ गया, इनटू चार्ज, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा Q3, तो इसको पूरे को Q3 से मल्टीप्लाई किया, क्या वर्क डन आ गया Q3 का। अब सोचो Q4 निकाल रहा हूं, वर्क डन Q4 को रखने में, तो जब फोर्थ वाला पार्टिकल ला करके रखोगे तो इसका भी पोटेंशियल आएगा, इसका भी पोटेंशियल आएगा, इसका भी पोटेंशियल आएगा, ये वाली लेंथ कितनी मिलेगी आपको, सेम √L² प्लस B², इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसे इन दोनों के लिए लिख रहा हूं तो K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई L प्लस इन दोनों की वजह से लिखो तो K Q2
Q4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसकी वजह से लिखो तो K Q3 Q4 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है L, ठीक है। ओके ये B होगा ना, सॉरी। ओके वर्क डन में देखो टोटल कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट बताता हूं, ये तो आपका एनालाइज है, डायरेक्ट बताता हूं, ध्यान से देखो। जितने तुम्हें लाइन दिख रहा है ना सबके लिए K Q1 Q2 बाई R का फॉर्मूला लगा दो, देखो मिल जाएगा। इस लाइन के लिए लगाओ, वर्क में फटाफट मैं लिख रहा हूं, देखो K Q1 Q2 बाई L प्लस इन दोनों का लिखो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई B, इन दोनों का लिखो Q3 Q4 डिवाइडेड बाई L, इन दोनों का लिखो Q1 Q4 डिवाइडेड बाई B, Q1 Q4 डिवाइडेड बाई B। अब डायगोनल्स के लिखो, इसका और इसका लिखो, इसका लिखो। देखो इसके लिखेंगे तो क्या आएगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इन दोनों का लिखो तो K Q2 Q4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, खत्म। आप इसको जोड़ के देखिए सेम चीज आई है। तो जितनी भी शेप, मतलब जैसे मान लो मैं पेंडल ऐसे एक पेंटागन बना देता, ठीक है, मतलब जैसा बन जाए। तो अब आप इसमें लिखते तो आप कैसे लिखते हो, देखो एक तो ये ब्लैक कलर की जो 5 लाइन है उसके सबके लिए लिख ही लेते हैं, फिर इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए। टोटल कितने पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 9, टोटल आपको वर्क डन के इसमें 9 एक्सप्रेशंस आते हैं। ये सिंपल मेथड है, आप डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट रखते हैं।